देखिए, आज फरवरी का आखिरी दिन है और कल से मार्च की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस वक्त पहाड़ों पर माहौल दिसंबर जनवरी वाला लग रहा है। उस वक्त कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फ का राज है। इसके साथ ही पहाड़ के निचले इलाके में जमकर बारिश हो रही है। कश्मीर में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। एक तरफ बर्फबारी जिंदगी का इम्तिहान ले रही है, तो दूसरी ओर बर्फबारी के बाद पहाड़ों का मिजाज भी बदल गया है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों से उठी बर्फीली फिजा मैदान तक ठंडक की वजह बनी हुई है। क्या कुलगांव, क्या डोडा और क्या हिमाचल प्रदेश का मंडी, हर तरफ केवल बर्फ ही बर्फ है। देखिए, कश्मीर में तो पिछले कुछ दिन से बेतहाशा बर्फबारी हो रही है। कई क्षेत्रों में तापमान माइनस में चला गया है। भारी बर्फबारी और बारिश कश्मीरियों के लिए जाहिर तौर पर वरदान है, लेकिन मौजूदा वक्त में मुसीबतें भी खूब आ रही हैं। लेकिन इस सर्द मौसम में कश्मीरियों का जोश और जिंदगी को जीने का तरीका किसी मिसाल से कम नहीं। यानी घाटी में भारी बर्फबारी और माइनस तापमान में जिंदगी जिंदाबाद है। कश्मीर में बर्फबारी की वापसी हुई, लेकिन बम्पर बर्फबारी का दौर पहाड़ के लोगों को अच्छे दिन का तोहफा देता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में तो बारिश और ताजा बर्फबारी ने माहौल को बेहद ठंडा बना दिया है। फरवरी का महीना खत्म होते होते पारा काफी नीचे गिर गया है। सर्दी की एक बार फिर से वापसी हो गई है। श्रीनगर में पड़ रही बारिश की फुहारें और गिरते हुए बर्फ के फाहे मौसम का मिजाज एकदम सर्द कर दे रहे हैं। जनजीवन जाहिर है प्रभावित है। मौसम खराब रहने का लोगों के लिए अलर्ट भी है, लेकिन घाटी में रोजमर्रा की जिंदगी चलती जा रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें तो सुबह बर्फ की वजह से सारी मॉर्निंग फ्लाइट जो हैं डिलेड है। श्रीनगर जम्मू जो नेशनल हाईवे है वो भी बंद है। कई जगह पे लैंडस्लाइड्स, मड स्लश भी वहां पे हुआ है और उसको खोलने की कोशिश चल रही है। वहीं श्रीनगर लद्दाख जो नेशनल हाईवे है वहां जो काफी बर्फबारी हुई है, चाहे जोजिला की बात करें, सोनमर्ग या उस तरफ मिनमर्ग और करगिल में भी बर्फबारी हुई है। एवलांच अलर्ट भी है। गुरेज में एक एवलांच आई भी, मिनी एवलांच, जिससे 2 मकानों को क्षति पहुंची। हालांकि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एवलांच अलर्ट है। काफी भारी बर्फबारी है पहाड़ों पे, तो वो खिसक सकती है और इसीलिए जो लोग पहाड़ों के आसपास रह रहे हैं उनको सतर्क रहने को कहा गया है। घाटी के राजौरी में भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चांदी सी बर्फ चमक रही है, तो नदी नाले भी पूरे वेग से बह रहे हैं। ऐसे में बारिश के बीच रास्तों पर रफ्तार भरती गाड़ियां अपनी मंजिल की ओर बढ़ी चली जा रही हैं। कहना गलत नहीं कि पहाड़ के माइनस डिग्री तापमान में भी लोग ऊर्जा से भरे हैं। जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो काम भी करना है। ये खूबसूरत बर्फबारी जहां दिल को सुकून दे रही है, तो रुकावटें भी कई ला रही हैं। लेकिन इस बर्फीले माहौल में जिंदगी जिंदाबाद है। रात का अंधेरा, इस दरमियान लगातार हो रही बर्फबारी। बारामूला में रास्ते कई जगह कुछ ऐसे ही बाधित पड़े हैं, इसलिए सेना के जवान गिरे हुए पेड़ को हटाने की कवायद करते नजर आ रहे हैं, ताकि किसी सड़क हादसे से बचाव हो सके। इस भारी बर्फबारी से घाटी के कई रास्तों पर फिसलन काफी हो गई है, जिसकी चपेट में आने से बचाते हुए कंगन पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर गाड़ी को उसकी मंजिल के लिए रवाना किया। कश्मीर के ऐसे तमाम ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की सफेदी छाई हुई है। गाड़ियों, मकानों पर बर्फ की चादर बिछी है। रिहायशी इलाके एकदम सुनसान पड़े हैं, क्योंकि ठंड से बचाव के लिए लोग बाग घर से कम ही निकल रहे हैं। वहीं स्नोफॉल से पटे रास्तों को बहाल करने की भी कोशिशें लगातार जारी हैं। उधर डोडा में बारिश लगातार हो रही है। यहाँ के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मौसम एकदम सर्द बना दिया है। पेड़ पौधे और परिंदे इस भीगे भीगे मौसम में तरावट ले रहे हैं, तो लोग भी ठंडे मौसम से पैदा हो रही रुकावटों को दूर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जम्मू के ही भद्रवाह में भी जबरदस्त बर्फबारी ने यहाँ की रंगत बदल दी है। इक्का दुक्का लोग ही घरों से बाहर निकल पा रहे हैं, क्योंकि चलती का नाम जिंदगी है। बम्पर बारिश और बर्फबारी की ये तस्वीरें पूरे जम्मू कश्मीर में सफेदी की रंगत को बयां कर दे रही हैं। ये सिलसिला अभी थमने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में कश्मीरियों के लिए ये खूबसूरत और शुभ बर्फबारी तमाम रुकावटों के बीच भी जिंदगी में आगे बढ़ने का पैगाम देती नजर आ रही है। यहाँ ये सिलसिला थमेगा नहीं। हालांकि 2 दिन तक जो है मौसम बेहतर होगा, लेकिन मार्च के पहले हफ्ते में फिर एक बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारी बर्फबारी ला सकती है। तो बर्फ
अभी और होने वाली है, लेकिन टूरिज्म और ओवरऑल कश्मीर के लिए बहुत अच्छी बात की लॉन्ग ड्राई स्पेल के बाद जो छप्पर फाड़ के बर्फबारी पूरी घाटी में। मीर फरीद, श्रीनगर। देखिए, पहाड़ों पर बर्फ के बीच जिंदगी कैसी गुजर रही है, आपने इसकी तमाम तस्वीरें देख ली और अब आपको हम दिखाते हैं बर्फबारी की वजह से लोगों को जो दिक्कतें उठानी पड़ रही है उसकी कुछ तस्वीरें। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर चमोली से है, जहां बर्फ का पहाड़ टूटने की खबर है, जिसके बाद से ही यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जबकि दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के ऋषिकेश की है, जहां झूला घाट पर गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने से हरियाणा से आए करीब 100 श्रद्धालु एक टापू पर फंस गए हैं, जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाला गया। और तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ की है, जहां एक रेस्क्यू ऑपरेशन में 11 मजदूरों को सही सलामत निकाला गया है। देखिए, बर्फबारी का आलम उत्तराखंड के चमोली जिले में भी साफ नजर आ रहा है। यहां ऊंचे इलाके में भारी बर्फबारी हो रही है, ऐसे में मुश्किलें भी आ रही हैं। खबर है कि चमोली जिले के माड़ा गांव और माड़ा दर्रे के बीच एवलांच यानी कि बर्फीला तूफान आया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए। और देखिए, बताया जा रहा है कि यहीं पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में 57 मजदूर काम कर रहे थे। यहाँ एवलांच आया, जिसके बाद कई मजदूर बर्फ में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई मजदूरों को बहादुरी के साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ की टीमों ने सुरक्षित निकाल लिया है। माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहां पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर रीचेस में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें। और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है, तो आशा है कि जल्द ही हमारी एक टीम वहाँ पहुँच के उनको सकुशल रेस्क्यू कर लेगी और जो भी कोई अपडेट होगा वो मीडिया को ज़रूर हम साझा करते रहेंगे। चलिए, तो दिल्ली के मौसम की बात कर लेते हैं। आप बताइए मौसम कैसा है, क्योंकि बीच में गर्मी हुई थी और फिर उसके बाद 1-2 दिन में हल्की फुल्की बूंदाबांदी और ठंडक फिर से महसूस होने लगी थी। यार, आज जब सुबह मैं ऑफिस आ रही थी तो उस वक्त हल्की हल्की बूंद भी थी और फिर मुझे लग रहा था कि ठंड अब वापस से आ गई है, तो मतलब मैं तो पूरा पैक होकर आई थी। जनरली जो नहीं आ रही, डर लग रहा था कि फिर से ठंड आने हाँ, मतलब डर भी था और अच्छा भी लग रहा था मौसम, बट अगर और ज्यादा ठंड बढ़ गई तो वापस से जो अनपैक कर दिया वो अनपैक किया। वैसे इसके बारे में और एक बात बता दूं, ये तो आते टाइम की इसने बात बताई कि आते टाइम इसे ऐसा फील हो रहा है। थोड़ी देर पहले हीटर के सामने बैठी हुई थी मैंने देखा था, तो इतनी ठंड लग रही है इसे ऑलरेडी। और जहां तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है अब तक सभी लोग जान चुके होंगे कि मेरी क्या स्थिति रहती है। तो अभी क्या है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। वेदर भी जैसे कंफ्यूज है कि एक्चुअली ठंड आ गई है, जा रही है, या फिर गर्मी आ गई है। कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखिए, मौसम विभाग की माने तो अभी दिल्ली एनसीआर में आसमान में बादल छाए रहेंगे, वहीं आंधी बारिश के साथ बूंदाबांदी का भी पूर्वानुमान है। दिल्ली में छाए इन बादलों ने तेजी से चढ़ते पारे को अचानक थाम दिया है। जिस तरह से अब तक फरवरी में पारा चढ़ा था और फरवरी में ही मार्च जैसा माहौल नजर आ रहा था, उसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि क्या चिलचिलाती गर्मी वक्त से पहले आ जाएगी। लेकिन इन बादलों की मेहरबानी ने दिल्ली का मिजाज ही बदल दिया है। इन बादलों का आसमान पर होना इसलिए भी सुकून की बात है क्योंकि दिल्ली का सामना अब तक फरवरी में ही गर्म दिनों से हो रहा था। साल के दूसरे महीने में ही दिल्ली में चढ़ते पारे ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला था। बीती 25 फरवरी की रात दिल्ली में अधिकतम पारा 19 डिग्री के पार चला गया, जो कि सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा था। लेकिन आज बादलों ने बरसकर गर्मी का मिजाज थोड़ा ठंडा कर दिया। इस वक्त हिमालय पर पश्चिमी विक्षोभ का पूरा असर है, लिहाजा कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फ बरस रही है। पहाड़ों पर मौसम के इसी बर्फीले मिजाज ने दिल्ली और उत्तर भारत का मौसम खुशनुमा बना दिया है।
मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और आंधी बारिश के साथ बूंदाबांदी की भी भविष्यवाणी है। या मैं आप देख सकते हैं, इसमें आप देखिए पूरा तीनों रीजन जो हिमालय के हैं, हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड हमने ऑरेंज कर रखा है। पंजाब हरियाणा भी ऑरेंज है। जे आज और कल के लिए हमने ऑरेंज किया हुआ है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहां भी आज और कल हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी होता रहेगा। अच्छा, अगर मैं इस तरीके से जानने की कोशिश करूं, क्योंकि मौसम एकदम से बदला और पहले से ही ये अनुमान था कि 25, 26, 26, 27 को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन इसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ 2 मार्च के लिए शायद बताया जा रहा है। जी, इसके बाद थोड़ा राहत मिलेगी। उसके बाद भी फिर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। उसका प्रभाव लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल हिमालय में रहेगा। प्लेन्स में भी पंजाब हरियाणा में हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। वजह भले ही पश्चिमी विक्षोभ हो, दिल्ली वालों को बादलों और ठंडी हवाओं का ये माहौल भा रहा है। जिस दिल्ली में हवा की खराब गुणवत्ता सबसे बड़ी शिकायत रहती है, वो दिल्ली इस वक्त बेहतर हवा में सांस ले पा रही है। बादलों से बरस रही बूंदें और हवाओं के जोर ने दिल्ली की हवा का मिजाज बदल दिया है। मौसम विभाग की माने तो मार्च के पहले हफ्ते में मौसम का मिजाज शुरुआती दिनों में खुशनुमा रहने की उम्मीद है। दिल्ली और उत्तर भारत के लिए राहत की ये बड़ी वजह इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से फरवरी में गर्मी जोर पकड़ रही थी, उस बढ़ती गर्मी को इन बादलों ने कुछ दिनों के लिए थाम तो दिया ही है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मौसम का मिजाज जिस तरह से बदल रहा है, अभी खुशी ने बोला कि मुझे थोड़ी सी चाय प्लीज और दे दीजिए। ठंड इतनी है ना कि चाय थोड़ी सी राहत का काम करती है। सुबह भी बारिश हुई थी ना मेरे घर के पास, तो मैंने तब भी चाय पी थी एकदम व्यू के साथ। पर मुझे लग रहा है अच्छा है यार कि मतलब गर्मी आने वाली है, तो उससे पहले कुछ और दिन हम ठंड में, मुझे लगता है हमें ना सभी लोग चाय लवर हैं, ठंड हो या गर्मी चाय का साथ तो कभी नहीं छूटता है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल गुंजन ने सही कही। और वैसे भी खास करके ये प्रोग्राम जिसका नाम ही है चाय पे चर्चा, तो बिना चाय के वो ऐसे भी कंप्लीट नहीं होती है। तो कैसी है दिल्ली में, कैसा मौसम बदल रहा है यहाँ पर, वो आपको हमने दिखाया। हवा का मिजाज यहाँ बदल गया है और कैसे दिल्ली के लिए ये बादल राहत लेकर आए हैं, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। दिल्ली में मौसम ने करवट बदली है और बदलाव हुआ है एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पाकिस्तान और मध्य एशिया होते हुए सीधे सीधे भारत की तरफ आया है, उसने जमकर उत्तरी भारत में मौसम में बदलाव किया। कई सारे इलाकों में, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड शामिल है, वहां पर तो बर्फबारी हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे शहरों में और राज्यों में बारिश भी हुई है और इसी वजह से मौसम सुहाना हो गया। जहां 2 दिन पहले जो तापमान अधिकतम था वो 30 डिग्री के पार चला गया था, उसमें काफी गिरावट दर्ज हुई और वो लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है। यानी दिन की जो गर्मी है उसमें राहत जरूर मिला है, लेकिन रात का तापमान बादल छाए होने की वजह से अब भी अधिक है। लेकिन उसमें भी आने वाले दिनों में बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि जो हवा बर्फीली इलाकों से दिल्ली की तरफ और मैदानी इलाकों में आएगी, उससे तापमान गिरेगा। न सिर्फ तापमान पर इसका असर हुआ है, बल्कि इसका असर प्रदूषण यानी वायु गुणवत्ता पर भी है। प्रदूषण काफी कम हो गया है और प्रदूषण का जो सूचकांक दिल्ली में 300-400 से कभी ऊपर हुआ करता था, वो 100 के आसपास आ गया है। यानी स्थितियां बेहतरीन है, मौसम सुहाना है, हवा चल रही है, बारिश भी रिमझिम भी हो रही है और इसलिए दिल्ली में इस वक्त सांस लेने के लिहाज से और बाहर जाकर के उसका अनुभव उठाने के लिहाज से भी मौसम काफी बेहतरीन। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुणाल, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मौसम का हाल तो आपने जाना था कि थोड़ी बहुत ठंड बनी रहे, लेकिन AQI कम रहे, ये हर कोई चाहता है ना। बिल्कुल। लेकिन अब बात कर लेते हैं यमुना की। यमुना को लेकर देखिए, जब से नई सरकार आई है, रेखा सरकार जिसे हम कह रहे हैं आई है, लगातार वो काम कर रही है और हम रियली चाहते हैं कि जैसे हम माँ की तरह पूछते हैं, गंगा माँ कहते हैं, यमुना को भी वैसे हम पूछते हैं, तो साफ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतने वादे दावे हैं वो तो कई सरकारों ने किए हैं, जाने कब से प्लानिंग की जा रही है यमुना साफ होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा है और हर चुनाव का बड़ा मुद्दा भी रहा है। अब जिस तरह से सरकारें एक्शन में आई हैं, उससे उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि अब यमुना की सफाई जरूर होगी। चलिए विस्तार से इसे देख लेते हैं जरा।
गंगा आरती की तर्ज पर शुरू की गई यमुना आरती एक उम्मीद है, आशा की किरण है कि यमुना मैया के दिन अब फिरने वाले हैं। यमुना नदी से कचरा हटाने से जुटी भारी भरकम मशीनें इस बात का भरोसा दिला रही हैं कि यमुना की सेहत जल्द ही अच्छी होगी। सालों से जो यमुना मैली रही है वो अब साफ सुथरी होगी और अब इसे लेकर यमुना मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 बैठकों के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने यमुना सफाई को लेकर एक विस्तृत प्लान तैयार किया है। अब इसे जल्द ही पीएम मोदी के सामने पेश किया जाएगा। पीएम की मंजूरी के बाद युद्ध स्तर पर इसकी सफाई को लेकर काम शुरू कर दिया जाएगा। हम इसको पीपीपी मोड पे भी आगे लेके चलना चाहते हैं। जनता भी शामिल हो, सरकार भी शामिल हो और कुछ संस्थाएं भी शामिल हो। तो साधना ग्रुप आज हमारे साथ इसमें शामिल हो रहा है और जापान से भी हमारे मोरी नागासन जिनके साथ मैंने पीछे भी एक यात्रा की थी, जापान की जमुना जी को कैसे क्लीन बेस्ट से बेस्ट वे में कर सकते हैं। तो आज की हमारी विजिट बहुत अच्छी रही और हम इस कार्य को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप देंगे। यमुना मास्टर प्लान के लिए जल शक्ति मंत्रालय के अफसरों ने विशेषज्ञों से परामर्श किया है। इन्हीं विशेषज्ञों ने गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट बनाया था। गुजरात में कभी ऐसा भी वक्त आया जब साबरमती नदी गंदा नाला हुआ करती थी, लेकिन अब नदी की सूरत और सीरत पूरी तरह बदल चुकी है और अब साबरमती को साफ करने वाले विशेषज्ञों का अनुभव ही यमुना की सूरत और सीरत बदलने में काम आएगा। यमुना मास्टर प्लान के अनुसार यमुना की सफाई 4 चरणों में पूरी की जाएगी। कचरे और कीचड़ का निष्कासन, प्रमुख नालों की सफाई, सीवर ट्रीटमेंट प्लान की निगरानी और अधिक से अधिक एसटीपी बनाना ताकि सीवर के पानी को साफ कर यमुना में डाला जा सके। दिल्ली में 37 एसटीपी काम कर रही हैं और दावा किया जा रहा है कि ये हर दिन करीब 400 MGD यानी मिलियन गैलन लीटर सीवेज वाटर को ट्रीट कर रहे हैं। बावजूद इसके यमुना की हालत बेहद खराब है, जो इस दावे पर सवाल खड़ा करती है। ऐसा ही एक एसटीपी का आउटर पॉइंट मजलिस पार्क इलाके में है। आउटर पॉइंट यानी वो जगह जहां से पानी को साफ करने के बाद यमुना में छोड़ा जाता है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कुल 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिनमें 5 से 6 ऐसे एसटीपी हैं जो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में यमुना को साफ करने के लिए बरसों से यमुना एक्शन प्लान भी चलाया जा रहा है। बावजूद इसके यमुना का उद्धार नहीं हो पा रहा। यमुना नदी की सफाई को लेकर पहला यमुना एक्शन प्लान 1993 में आया। उसके बाद 2003 में दूसरा एक्शन प्लान आया। तीसरा फेज साल 2012 में आया। इसका मुख्य उद्देश्य यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना था। भारत और जापान सरकार के बीच द्विपक्षीय प्रोजेक्ट पर 1993 में मुहर लगी। जापान सरकार ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी, जिसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और भारत सरकार की देखरेख में चलाया जा रहा है। सवाल है कि जब यमुना को साफ करने के लिए पिछले 32 सालों से एक्शन प्लान चलाया जा रहा है, तो इसे साफ करने में मुश्किलें आखिर क्या आ रही हैं? तो सबसे बड़ी मुश्किल ये कि दिल्ली, नोएडा और दूसरे शहरों का सीवेज बिना ट्रीटमेंट के नदी में गिरता है। इसके अलावा केमिकल फैक्ट्रीज से भारी मात्रा में जहरीला कचरा यमुना में छोड़ा जाता है और नदी किनारे पर बेतरतीब निर्माण और कूड़ा डंपिंग से भी प्रदूषण बढ़ा है। वहीं यमुना में गिरने वाले 22 बड़े नालों का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है। सरकारें और स्थानीय एजेंसियां मिलकर प्रभावी काम नहीं कर पा रही और लोग नदी में पूजा सामग्री, प्लास्टिक और कचरा डालते रहते हैं। यही वजह है कि बारिश के अलावा साल भर नदी में साफ पानी का प्रवाह नहीं रहता है। जाहिर है, अगर सरकार को यमुना साफ करनी है, यमुना को नया जीवन देना है, तो सिर्फ नदियों की सफाई ही नहीं बल्कि इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी सख्त निगरानी करनी होगी, ताकि भविष्य में कोई गंदी नाली यमुना को मैला न कर पाए। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्लैनेट्स को लेकर कौन कौन इंटरेस्टेड है? मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। मतलब कुछ भी अगर अजीब हो रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है तो वो जानना उसमें जानना होता है मेरे को कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बचपन से ही है मेरे साथ। मुझे तो ये लगता है कि बॉलीवुड ने बड़ा फेमस कर दिया टूटता तारा। जैसे तारा टूटता है हम देखते हैं, विश करने की बात कही जाती है, लेकिन सिर्फ आप मांगते हो विश?
मैं मानती हूँ यार, मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जितना खूबसूरत आज हमारा ये बैकग्राउंड नजर आ रहा है ना, उतना ही खूबसूरत पूरा सौरमंडल आज नजर आने वाला है। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है आपको दीपिका बताएंगे। तो देखिए, आज रात अंतरिक्ष एक दुर्लभ खगोलीय घटना की गवाही देने वाला है। एक ऐसी घटना है जो 350 साल बाद देखने को मिल रही है। हमारे सौरमंडल के 7 ग्रह आज रात एक साथ एक सीध में दिखाई देंगे। ग्रह की इस चाल पर पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉट्स की नजर है। अंतरिक्ष में आज रात दिखेगा अद्भुत नजारा, जब एक सीधी रेखा में नजर आएंगे सौरमंडल के 7 ग्रह। साढ़े 300 साल बाद बने इस दुर्लभ संयोग का धरती पर होगा असर। पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉमर्स को इस अद्भुत घटना का बेसब्री से इंतजार है। आज शाम ढलने के बाद सभी की नजरें अंतरिक्ष में होने वाली ग्रहों की चाल पर टिक जाएंगी, क्योंकि ये दुर्लभ संयोग 350 साल बाद बन रहा है। हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन सभी ग्रहों के आकार और इनकी रफ्तार एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आज रात इन ग्रहों की चाल में ऐसा तालमेल होने वाला है कि सारे ग्रह एक साथ दिखाई देंगे। शनि, बुध, नेपट्यून, शुक्र, यूरेनस, बृहस्पति और मंगल के एक सीधी रेखा में आने को एस्ट्रोनॉमी में ग्रेट प्लैनेटरी अलाइनमेंट का नाम दिया जाता है। ये जो ग्रह हमें दिखेंगे अपने जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स अरेंज्ड हैं, वो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। इस तरीके से ये उनका अरेंजमेंट है। हमें जो दिखेंगे वो ऐसा नहीं दिखेगा। हमें सैटर्न दिखेगा, बाद में हमें दूसरा प्लेनेट दिखेगा, फिर हमें दूसरा प्लेनेट दिखेगा, यूरेनस दिखेगा। मतलब अरेंजमेंट वैसा नहीं जैसा सोलर सिस्टम के अंदर है। क्यों? क्योंकि सब प्लैनेट्स तो सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं और उनका ये एक अलाइनमेंट हो रहा है, जहां से हम देख रहे हैं, धरती से हम देख रहे हैं एक पार्ट। दूसरा, ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट 22 फरवरी को टोक्यो में दिख रहा था। मतलब अगर टोक्यो में आप रहते हैं और वहां पर आप रात के आसमान को देखेंगे तो 22 फरवरी से उनको ये ऑब्जर्व हो रहा था। आमतौर पर सूरज के चक्कर लगाते वक्त कुछ ग्रह सूरज के एक तरफ होते हैं और बाकी ग्रह दूसरी तरफ, लेकिन सभी ग्रहों का एक ही तरफ एक सीधी रेखा में आना बेहद दुर्लभ है। खास बात यह है कि इन सभी ग्रहों को खगोल विज्ञान में दिलचस्पी रखने वालों के साथ साथ आम लोग भी आसानी से देख सकेंगे। इन्हें देखने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त के करीब 45 मिनट बाद है। इनमें से कुछ ग्रह तो नंगी आंखों से भी देखे जा सकेंगे। आकाश में आज शुक्र सबसे चमकदार दिखेगा और मंगल का रंग लालिमा हुए होगा। शनि धुंधले बिंदु की तरह और बृहस्पति ग्रह सफेद बिंदु जैसा दिखेगा। हालांकि नेपट्यून और यूरेनस को देखने के लिए टेलीस्कोप की मदद लेनी होगी। इन ग्रहों को एक साथ देखने के लिए सही समय और सही जगह पर होना जरूरी है। इस अद्भुत घटना का दिखना ग्रहों के उगने और अस्त होने के समय और आकाश में उनकी लोकेशन पर भी निर्भर करता है। जिन लोगों के लिए सभी ग्रहों को टेलीस्कोप से देखना मुमकिन नहीं, वो कुछ ऑनलाइन टूल्स की मदद से भी इसे देख सकते हैं। इसके लिए आप मोबाइल में ऑनलाइन प्लैनेट पोजीशन दिखाने वाले ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप हर ग्रह के उदय और अस्त होने के साथ साथ अंतरिक्ष में इनकी पोजीशन भी बताते हैं। जो प्लैनेट्स हैं, आपको सिर्फ मतलब बिना किसी बाइनोकुलर्स के, बिना किसी टेलीस्कोप के अगर आप देखेंगे तो भी आपको प्लैनेट्स दिखेंगे। बट बात यह है कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक आउट कि वो प्लैनेट है कि स्टार है। तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल वे ये होता है कि आजकल बहुत सारी एप्स आती हैं, आप अपने फोन पे ऐप डाउनलोड करें और फिर उससे जब नाइट स्काई को आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपको बता देगा कि आप जो देख रहे हैं वो स्टार है या प्लैनेट है। जैसे सैटर्न है तो सैटर्न के चारों तरफ रिंग्स होती है, लेकिन हम सिर्फ अभी आज रात को अगर हम जाकर देखेंगे तो हमें उसकी कोई रिंग्स तो नहीं दिखेगी। सैटर्न इज वेरी फार फार अवे। लेकिन आप जब उस ऐप के थ्रू देखेंगे तो आपको बताएगी कि वहां पर सैटर्न है, वहां पर मार्स है, ये वीनस है, ये जो है यहाँ पे यूरेनस है, यहाँ पे जुपिटर है। वो आपको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगी। ग्रहों की इस खास चाल पर इन दिनों पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉमर्स की निगाहें टिकी हैं। ये दुर्लभ संयोग बरसों बाद बना है, लिहाजा अंतरिक्ष और ग्रहों की चाल में दिलचस्पी रखने वाला कोई भी शख्स इस मौके को चूकना नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अंतरिक्ष में भारत एक और नई उड़ान भरने जा रहा है। ये उड़ान किसी रॉकेट या फिर सैटेलाइट की नहीं, बल्कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक ताकत की है। और देखिए, खास बात यह है कि ताकत शक्ति सीरीज के सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर चिप से मिलेगी, जिसे स्वदेश में ही तैयार किया गया है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के रॉकेट और सैटेलाइट्स की उड़ान अब स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप की शक्ति से लैस होगी। असल में ये शक्ति उस सेमीकंडक्टर चिप की है जिसे आईआईटी मद्रास ने माइक्रो प्रोसेसर्स की शक्ति सीरीज के तहत तैयार किया है। इसरो के साथ मिलकर आईआईटी मद्रास ने अब ऐसा चिप विकसित करने में कामयाबी हासिल की है जिसकी क्वालिटी न केवल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के लिहाज से माकूल है, बल्कि और भी कई मायनों में ये चिप बेमिसाल है। इस चिप स्पेसिफिकली डिजाइन किया है आईआईटी मद्रास ने। इसको बोलते हैं आइरिस फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक फर्स्ट स्टेप है क्योंकि ये इंडिजिनियसली मेड आत्मनिर्भर चिप है। और इससे अगर हम पूरा प्रोडक्ट को बार के दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा बैक चैनल डोर या कुछ हैकिंग का पॉसिबिलिटीज होगा, वो सब कुछ को टू अवॉइड देम, ऐसे इन्होंने इस चिप तैयार हुआ है आईआईटी मद्रास पे, और इसको बोलते हैं आइरिस चिप फॉर इसरो। ये तो पहला कदम है। इस चिप का आकार केवल 180 नैनोमीटर है। शक्ति सीरीज के इस चिप का नाम है आइरिस यानी इंडिजिनियस RISC-V कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशंस। इस शक्ति चिप को तैयार करने में इसरो के साथ आईआईटी मद्रास में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रताप सुब्रमण्यम सेंटर फॉर डिजिटल इंटेलिजेंस एंड सिक्योर हार्डवेयर आर्किटेक्चर का बड़ा रोल रहा है। इस तरीके से इस शक्ति चिप के पीछे की सोच से लेकर इसे बनाकर तैयार करने का पूरा काम भारत में ही हुआ है। इस चिप का आइडिया और डिजाइन तिरुवनंतपुरम के इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट यानी IISU का था। आईआईटी मद्रास ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाया। इस चिप का निर्माण चंडीगढ़ की सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी में और पैकेजिंग कर्नाटक के पेरजेनहल्ली में डेटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में की गई। इसका मदरबोर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड गुजरात में बनाया गया और चेन्नई की एक कंपनी ने इसे असेंबल और माउंट किया, जबकि इसके सॉफ्टवेयर का विकास और बूटिंग आईआईटी मद्रास में किया गया। इसरो के लिए इस चिप का निर्माण आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम है, क्योंकि भारतीय रॉकेट्स और सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए ऐसे खास विदेशी पुर्जों पर निर्भरता में कमी आ सकेगी और अपनी तकनीकी सुरक्षा मुमकिन हो सकेगी। तो साथ ही साथ आईआईटी मद्रास के लिए सेमीकंडक्टर और चिप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किए गए काम की ये शानदार इबारत भी है। खास बात यह है कि शक्ति चिप ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर RISC-V यानी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग पर आधारित है। इसका मकसद स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर्स प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है, ताकि अपनी जरूरत के अनुसार इनमें बदलाव और इनका इस्तेमाल किया जा सके। माइक्रो प्रोसेसर्स सभी सिस्टम में एक प्रोग्रामेबल एंटिटी होगा, ये माइक्रो प्रोसेसर है, और उसमें कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी हो तो वो सब कुछ सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इसीलिए ही हम आत्मनिर्भर माइक्रो प्रोसेसर्स ये स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम के लिए बहुत आवश्यक है। आईआईटी मद्रास ने इससे पहले साल 2018 और 2020 में भी सेमीकंडक्टर चिप तैयार किए थे, और अब इस संस्थान में नए शक्ति चिप का विकास इस बात का पुख्ता सबूत है कि पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और विशेषज्ञता देश में ही मौजूद है। इसके लिए भारत को दूसरे देशों का मुंह अब देखने की जरूरत नहीं है। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जिम कौन कौन जाता है? मैं जाती हूँ। एनर्जी ड्रेन होती है? मतलब सुबह उठते ही जिम जाना एक तो बहुत बड़ा टास्क लगता है, लेकिन फिर आप मोटिवेट करते हो कि जी जाना है। और फिर अगर आप जिम जाते हो और आप अच्छा डाइट नहीं लेते हो तो आपको वीकनेस फील होती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और गिल्टी भी महसूस होता है जब आप ढेर सारा खा लेते हैं। हाँ, वो तो होता है, लेकिन अब सोचो हम तो यंग हैं, हमें वीकनेस फील होती है, लेकिन अगर हम ऐसा कोई एक इंसान देखें जो आपकी उम्र से कई गुना ज्यादा है और उसके बाद भी वो वेट लिफ्टिंग करता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? अमेजिंग, मतलब ये बहुत तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई कर पा रहा है तो
इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए जो कि लोगों में यूजुअली होता नहीं है। बिल्कुल। तो आपको 70 साल की उम्र की एक दादी की बात बताते हैं। फिटनेस ट्रेनर बेटे की देखरेख में अपने जुनून और जज्बे के दम पर रोशनी देवी सांगवान ने नई पहचान हासिल की है और बाकी लोगों को भी फिटनेस और अच्छी हेल्थ के लिए प्रेरित किया है। सीधे खड़े हो, शाबाश। ये जोश देखिए, फिटनेस का ये जुनून देखिए। इसी जज्बे के दम पर 70 साल की बुजुर्ग रोशनी देवी सांगवान ने खुद के लिए नई पहचान हासिल की, वेट लिफ्टर दादी। फिटनेस का सेहत से सीधा संबंध है, लिहाजा रोशनी देवी सांगवान हर दिन वर्कआउट करती हैं और अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखती हैं। पहले बहुत शर्म आती थी कि भाई जिम में जाना, बेटा बोले जिम में इस उम्र में कौन जाता है, अच्छा नहीं लगता ना भाई। अब धीरे धीरे फिर भाई मैं स्टार्ट करा तो बेटा ने भी बहुत साथ दिया कि आप किसी की ना सुनो, बस मेरे का नहीं देखो। कितने घंटे वर्कआउट करते हो? मैं 2.5-3 घंटा तो 2.5 घंटा करती 3 घंटा भी कर देती। और घर के काम अलग करते हो? पूरा घर का काम करके आती हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ है, और फिर जाके खाना बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, सारा काम करते हैं। इस उम्र में जब लोग चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस करते हैं, रोशनी देवी सांगवान 70 किलो तक का वजन आसानी से उठा लेती हैं। दरअसल रोशनी देवी को फिटनेस का ये जुनून इनके बेटे अजय से मिला है, जो पेशे से एक फिटनेस ट्रेनर हैं। वो अपनी मां का पूरा ध्यान रखते हैं और रोजाना उन्हें वर्कआउट करवाते हैं। डॉक्टर ने बताया इनको नी आर्थराइटिस है, प्लस में इनकी बोन डेंसिटी कम है। तो आई वॉज लिटरली शॉक। मुझे मतलब 2-3 दिन सच में स्ट्रेस सा रहा था कि मतलब मेरी मम्मी को नी आर्थराइटिस, क्योंकि हमने आर्थराइटिस के बारे में सुना था कि इसके बाद आदमी चल फिर नहीं सकता, वो एक कोने में बैठा रह जाता है, और मेरी मम्मी कोने में बैठी रह जाए तो वो अब जिम के हर एक कोने में जो है वो नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं एक बारी मैं दादी को टर्न करके दिखाऊंगी कि उन्होंने जो बेल्ट वेयर करी है उसके पीछे क्या लिखा है। एक बारी ये देखिए, वेट लिफ्टर मम्मी, आई थिंक, हाँ, वेट लिफ्टर। ये मेहनत, ये वर्जिश रोशनी देवी की दिनचर्या का अहम हिस्सा है। जो भी इनका जज्बा देखता है, वेट लिफ्टर दादी का कायल हो जाता है। यानी रोशनी देवी फिटनेस और हेल्थ को लेकर बाकी लोगों को भी जागरूक कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं। नहीं, ये काफी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, इतना वेट उठाते हैं इस उम्र में। हमारी दादी की उम्र की है, और इसमें जब इतना वेट मार रहे हैं, अलग ही बात है इनकी। तो सबके लिए दादी जो है ये साबित कर रही है, 70 साल की हमारी दादी रोशनी देवी, कि एज जो है वो सिर्फ नंबर है। और जितने भी लोग जो बहाना बनाते रहे हैं, लापरवाहियां इतनी ज्यादा लेकर आते हैं कि वर्कआउट नहीं करना, मूड नहीं करना, तो अब आप अपने बहाने छोड़ दीजिए और थोड़ी सी फिटनेस जर्नी की ओर ध्यान दीजिए और दादी रोशनी की तरह वर्कआउट कीजिए, थोड़ा लिफ्ट कीजिए, क्योंकि सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन कुंज बिहारी के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मार्च का महीना शुरू हो रहा है, फिजाओं में रंगों की महक है, अब हर दिल में होली की ललक है। भाई देखिए, रंगों का त्योहार आ रहा है तो हर किसी पर होली का खुमार धीरे धीरे छा रहा है। बिल्कुल, फिलहाल तो ब्रिज में होली की रौनक है, फाग महोत्सव का खूब उल्लास छाया है। बिल्कुल, तो होली के इसी उल्लास, उमंग और रंगों की बहार लेकर अब करेंगे चाय पर चर्चा, लेकिन आपको करना होगा सोमवार तक का इंतजार। तब तक के लिए रखिए अपना पूरा ख्याल। मिलेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।